दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इस देश का इलेक्शन ट्रस्ट, इस देश के भीतर पीएम केयर, इस देश के भीतर बैंकों से कर्ज लेकर सरकार द्वारा की गई माफी यानी रिटर्न ऑफ, इस दौर में एनपीए की बढ़ती हुई तादाद, इसी दौर में देश के 18 मंत्रालयों के जरिए जो मोनेटाइजेशन है, इस देश के भीतर में जो प्राइवेटाइजेशन है, इस देश के भीतर जो डिसइन्वेस्टमेंट है, अगर हर की रकम आप जोड़ते चले जाएंगे तो एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, क्या यह देश कॉर्पोरेट के आश्रय चलता है, कॉर्पोरेट के लिए चलता है और कॉर्पोरेट ही इस देश के सिस्टम को बनाता और चलाता है? यह सवाल कोई बहुत जटिल नहीं है, क्योंकि अगर एक एक रकम को भी आप परखना शुरू करें तो आपके जहन में आज की तारीख में एक सवाल होगा। तकरीबन 16,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से 12,000 करोड़ की जानकारी अभी निकल कर आई है, बाकी जानकारी और भी आएगी। और एक लंबी कतार इस देश की कॉर्पोरेट जो तकरीबन 1,500 कंपनियों में सिमटी हुई है, वो सब कुछ सामने नाम के साथ आया है। और उसके बाद आपके जहन में इस देश के भीतर जो इलेक्शन के नाम पर जो ट्रस्ट बनते हैं, जिसमें इस देश के कॉर्पोरेट पूंजी लगाते हैं और फंडिंग पॉलिटिकल तौर पर करते हैं, उससे जुड़ा हुआ तकरीबन 3,000 करोड़ का मामला है। तो क्या उसकी भी अपनी तौर पर तमाम दस्तावेजी गांठें जो हैं वो खुल जानी चाहिए? इसी दौर में पीएम केयर्स हुआ। पीएम केयर्स के भीतर 10,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग वहां भी हुई, कॉर्पोरेट ने भी खुलकर फंडिंग की। क्या उसकी भी अब जांच की जरूरत आ गई है? इस देश के भीतर में जो सरकार माफी दे देती है, जो कर्ज लेकर भाग जाते हैं या कर्ज नहीं लौटाते हैं, यानी जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, उसके भीतर भी तो 16 लाख करोड़ का खेल है। इस दौर में जो भी एनपीए बढ़ रहा है और बैंक एक कर्ज लेने के बाद ना लौटाने की स्थिति के बावजूद किसी दूसरे कर्ज को अगर सैंक्शन कर देते हैं, और इस देश के सरकारी बैंक एक दो नहीं बल्कि 8 बैंकों के जरिए कोई एक व्यक्ति अलग अलग बैंकों से कर्ज लेता है और हर किसी को लेटर थमाते जाता है कि हम पैसा लौटा नहीं पाएंगे, बावजूद इसकी उसकी फाइल खुली रहती है। इसकी भी तो एक कॉर्पोरेट की लंबी लाइन है। और इस देश की पूरी पॉलिसी, देश के 18 मंत्रालयों के जरिए जो मोनेटाइजेशन का पूरा खाका इस देश के सामने रखा गया, वह आंकड़ा भी तो 2025 तक का तकरीबन 6 लाख करोड़ का था। उसमें से 3 लाख करोड़ का मामला तो अभी भी अटका हुआ है। इस देश के भीतर में जो प्राइवेटाइजेशन या कहें एक पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बनाई गई, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की थी, उन परिस्थितियों के भीतर भी तो कॉर्पोरेट की एक लंबी कतार है। इसी दौर में जो डीमोनेटाइजेशन के बाद की परिस्थिति में जो लगातार ये सोच रहे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कमाई होनी चाहिए, उस कमाई की दिशा में भी तो सरकार ने कौड़ियों के मोल इस देश के पीएसयूज को बेचा है। तो क्या वह भी जिस कॉर्पोरेट के पास गया, क्या वह फाइल भी खुलनी चाहिए? एक बड़ी लंबी कतार आपको कॉर्पोरेट और सरकार के साझा इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर समझ में आएगी, जिसके बाद आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को कॉर्पोरेट के लिए चलाया जा रहा है या इस देश की इकोनॉमी को कॉर्पोरेट ही चला रही है? या इस दोनों प्रक्रिया के भीतर सरकार के पास कभी कोई ऐसा विकल्प रहा ही नहीं, या सरकार ने इस दिशा में सोचा ही नहीं कि इस देश में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो बड़ा करे, किस तरीके से पीएसयूज को वो जिम्मेदारी के साथ बड़ा करे, और इस देश के भीतर में कहां पर कर्ज देना है, किसका कर्ज माफ करना है, जिससे इस देश के भीतर आम लोगों की भागीदारी इस देश की अर्थव्यवस्था से हो जाए। क्या ये सब चीजें इस दौर में सोची ही नहीं गई? ये सारे सवाल आज इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि अभी सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एक धागा निकला है, और उस निकले हुए धागे ने इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट के एक ऐसे चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके पास भी पैसा कहां से आता होगा, और वो पैसा कौन सा देते होंगे सरकार को, और सरकार उस पैसे को लेकर चुनाव में कैसे खर्च करती होगी, अपने प्रचार प्रसार में कितना लगाती होगी। सारी पूंजी तो इस देश के भीतर की है, लोगों से जुड़ी है, इस देश की संपत्ति है, तो उसका रोटेशन भी चंद हथेलियों के जरिए हो रहा है। यह सवाल अब धीरे धीरे इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहल कर रहा है कि नाम सामने आने चाहिए। लेकिन हम इन तमाम पहलुओं को एक एक करके आपके सामने रखें उससे पहले हमें लगता है आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे, और इस बात का वो तमिलनाडु में थे, केरल में थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनके दौर में सिवाय ईमानदारी के कुछ भी नहीं हुआ है, और इससे पहले की जो भी सरकार रही या राज्यों में भी जो सरकार है वो सिर्फ स्कैम करती है, करप्शन करती है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस देश का सबसे बड़ा स्कैम खुल रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी सरकार और उसकी नीतियों के आश्रय ईमानदारी का पाठ कैसे पढ़ा रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच जरा खड़े हो जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे सिस्टम ही अगर इस रूप में बना दिया जाए कि वह स्कैम की शक्ल में हो लेकिन वही पॉलिसी हो, तब आप क्या करेंगे? इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडिया अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है।
और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर सीडब्ल्यूजी स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जाहिर है प्रधानमंत्री के जहन में मनमोहन सिंह सरकार के दौर के तमाम स्कैम 10 बरस बाद भी रेंग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इस दौर में 2G स्कैम लोग भूले नहीं। वो जान रहे हैं इस दौर में जो कोयला घोटाला हुआ था लोग उसे भूले नहीं। वो जान रहे हैं उस दौर में जो कुछ भी सामने हो रहा था वो सब कुछ आज दोहराया जा सकता है, लेकिन सच क्या है? 2G घोटाला हुआ इस देश के भीतर में, लेकिन जेल कौन गया और उसकी कितनी बड़ी रकम जो एक क्रिएट की गई सीएजी के जरिए अगर आप 5G को ऑक्शन के तौर पर देखें तो आपको लगेगा कहीं 2G के मुकाबले 5G इस दौर में बड़ा स्कैम तो नहीं है। इस दौर में जिन्हें भी खादान दिए गए, जो अलग अलग कंपनियों के हवाले किए गए, उन कंपनियों द्वारा जो पूरी फेरिस्त निकल कर आती है उन्होंने कितनी पॉलिटिकल फंडिंग की, अगर उसकी भी जांच हो रही है और अब जांच की दिशा में चीजें बढ़ेंगी तो क्या वह स्कैम नहीं है? हर दिशा में बढ़ता हुआ कदम, इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री अगर ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो शायद वह उस कॉर्पोरेट को बतला रहे हैं जिस कॉर्पोरेट को अभी बहुत कुछ इस चुनाव में फूंकना है। इस चुनाव के भीतर कितना पैसा और कॉर्पोरेट का लगेगा यह कोई नहीं जानता है। चुनाव अब दरवाजे पर खड़े हैं, कल उसका ऐलान तारीखों का भी हो जाएगा और उसके बाद इस देश में कितनी बड़ी पूंजी और कितनी बड़ी तादाद में कॉर्पोरेट इस देश की सत्ता के साथ अगर बीते 10 बरस से खड़े हैं और उन्होंने जो कुछ लगाया है वो आने वाले वक्त में यह सत्ता मौजूद रहेगी यह सोचकर लगाया है, तो फिर इस सत्ता के लिए तो सब कुछ देने को तैयार भी होंगे। तो क्या यह चुनाव भी कॉर्पोरेट का चुनाव हो जाएगा? राजनीतिक तौर पर कोई भी कह सकता है जब इतना पूंजी लग रही है तो फिर यह चुनाव कॉर्पोरेट का ही चुनाव होगा। और इतनी बड़ी संपत्ति के आश्रय सत्ता को डिगाना और डिगने देना शायद इन परिस्थितियों के आश्रय पहली बार कॉर्पोरेट चुनाव लड़ते हुए पर्दे के पीछे से आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसकी पूंजी इस चुनाव में जरूर दिखाई देगी। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या यह सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि इस कॉर्पोरेट ने पैसा तो पीएम केयर्स में भी दिया था? वही पीएम केयर जो कि प्रधानमंत्री के नाम पर था और आज की तारीख में उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर है। हालांकि उसका दफ्तर अब भी साउथ ब्लॉक में है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में है। उसके भीतर जो लोग ट्रस्टी के तौर पर हैं उसमें इस देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस देश के होम मिनिस्टर हैं, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, इस देश के भीतर कॉमर्स मिनिस्टर, तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो सरकार चलाते हैं, लेकिन उस ट्रस्ट के हिस्सेदारी में है जिस ट्रस्ट के प्रधानमंत्री के नाम पर क्रिएट किया गया। पैसा कॉर्पोरेट के जरिए खुलकर आया और वह कीमत जो थी उसकी बारे में अगर जानकारी आपको दी जाए तो यह 2019-20 में 3076 करोड़ था, 2020-21 में यह बढ़कर 10,990 करोड़ हो गया। उसके बाद अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया गया तो 21-22 में यह आंकड़ा 9,131 करोड़ हो गया। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि अगर इस देश के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच अब सुप्रीम कोर्ट कराने की दिशा में बढ़ रही है तो क्या पीएम केयर की भी फाइल खुलेगी? उस पीएम केयर की जिसके भीतर में जो प्रधानमंत्री के अलावे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसमें जो ट्रस्टी बोर्ड उसमें जस्टिस केटी थॉमस हैं, करिया मुंडा है, रतन टाटा है, और बोर्ड के जो ट्रस्टी अलग से जो एडवाइजरी बोर्ड के तौर पर हैं उसमें सुधा मूर्ति हैं जो इस वक्त राज्यसभा में जा चुकी हैं, आनंद शाह हैं, राजीव महर्षि है, यानी एक पूरी की पूरे सिस्टम को क्या उघाड़ने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आ सकता है? यह सवाल देश के वकील कपिल सिब्बल उठा रहे हैं कि असल में इसकी जांच तो होनी चाहिए और यह जांच अगर होती है तो क्या क्या सामने आएगा यह सब कुछ अब बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अभी तो बड़े बड़े गैप हैं, अभी तो बहुत बड़े गैप हैं। गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब कि किन किन लोगों ने कितना कितना दिया, अभी ये भी पता करना चाहिए। और ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पीएम केयर्स में किसने किसने दिया, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी उद्योगपतियों ने दिया होगा। कौन कौन सी फाइल इस दौर में खुल जाएगी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब खुले तौर पर बहुत साफ तरीके से इस देश को बताने की स्थिति में आ जाएगा। खास तौर से कल जब चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर क्या तमाम फाइलों को खोलेगा जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर लगातार खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश के भीतर में पूरी इकोनॉमी कॉर्पोरेट के हवाले कर दी गई। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट के हवाले पूंजी कर देना यह महत्वपूर्ण नहीं है, कॉर्पोरेट की पूंजी भी पॉलिटिकल तौर पर अगर सत्ताधारी को मिल रही है और सत्ताधारी खुल के कॉर्पोरेट का बखान इस रूप में करे कि इससे बेहतरीन कोई कार्य कर नहीं सकता और यह सब कुछ संसद के भीतर हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे? यानी एक तरफ चुनाव दरवाजे पर है,
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर रही है और सोमवार को वो फिर सुनवाई करने बैठेगी, जहां पर उसने एसबीआई से कहा है कि आप यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स की जानकारी दीजिए, जिसके जरिए पता चल पाए कि किस व्यक्ति ने उस नंबर के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को अपने डोनेशन को दिया है। और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अब सवाल यह है कि अगर पार्लियामेंट तक के भीतर उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का नाम सरकार यह कहकर ले रही थी ये बहुत शानदार काम करते हैं, और उसी कंपनी ने सरकार को नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी सरकार है उसको डोनेशन दे रही थी, तो उसमें एक नाम तो कई है लेकिन एक नाम का जिक्र करने की आज जरूरत है, जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा है, जो तकरीबन 966 करोड़ रुपए जिसके जरिए दिए गए। अब आप सोचिए कि उस कंपनी के नाम का जिक्र और उसके जरिए जो टनल बन रहा था, उस टनल में उत्तराखंड के उस टनल को लेकर जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, देश के कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट के भीतर कह रहे हैं कि देखिए उसके जरिए हमने 5,000 करोड़ रुपए बचा लिए। लेकिन यह कोई नहीं बताएगा कि उसको दरअसल इसलिए टनल बनाने का मौका मिल गया क्योंकि वह सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा था। खुद सुन लीजिए आप। टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया। जाहिर है ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो सरकार के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बनाने में लगी होगी। लेकिन फिर वही सवाल है, इस देश के भीतर किसी भी क्षेत्र में एक नहीं सैकड़ों कंपनियां काम करती हैं। उनमें से चंद कंपनियों का नेटवर्थ इस दौर में बढ़ता चला गया और बाकी कंपनियां जो उसी क्षेत्र में काम करती हैं उनका नेटवर्थ क्यों नहीं बढ़ा? इसी दौर में इस देश के भीतर जो प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो भी कंपनी थी उसका नेटवर्थ क्यों नहीं बढ़ रहा था? इस देश में ऐसी कौन सी क्राइसिस आ गई कि एमएसएमई तक के सामने संकट गहरा गया? वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें मुद्रा योजना का जिक्र सरकार बार बार करती है और बताती है कि हमने कितने करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा दिया और वो नौकरी नहीं चाहते हैं बल्कि नौकरी देने की स्थिति में है। बावजूद इसके इस दौर में इस देश में जो बेरोजगारी की दर है वो सबसे ज्यादा क्यों है? असमानता सबसे ज्यादा क्यों है? ये सारे सवाल क्या कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने से जुड़े हैं? ये सारे सवाल क्या इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े हैं? ये सारे सवाल क्या इस दौर में पैसे वाले का पैसा और बनता चला जाए और इस देश का गरीब और गरीब होकर सरकार के वेलफेयर योजनाओं पर अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर हो जाए? क्या ऐसी परिस्थिति है? अगर एक एक जांच इस दौर में होगी या सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका इंडिकेशन भी दिया जब कहा गया कि यह तो पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल पैसा किसको दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एसबीआई को हम ये कह रहे हैं कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर लिखे होते हैं, उसकी जानकारी आप दीजिए। लेकिन एसबीआई की तरफ से कोई वकील वहां मौजूद नहीं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा आप कोई ऐसा निर्देश पास मत कर दीजिए, आदेश मत दे दीजिए, आप नोटिस दे दीजिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नोटिस देते हैं, 18 तारीख तक वो जवाब दे, क्यों नहीं दिया और उसके बाद दे, और उसके बाद वो सारी चीजें सामने लाई जाएंगी और इलेक्शन कमीशन उसके बाद बताएगा। सबको पता है कि इस देश के भीतर में सत्ता की हनक का मतलब क्या है और सत्ता के इशारे पर कैसे एजेंसियां इस देश के भीतर में काम कर रही है। सवाल यह भी है कि इस दौर में 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, जो आरबीआई कह रहा था, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था, तीनों जिन बातों का जिक्र 2017 में कर रहे थे सरकार के साथ 1-to-1 की बातचीत में, और तीनों कह रहे थे कि ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों के जरिए पैसों का आना और अफरा तफरी इस देश के भीतर में पूंजी की मच जाएगी, आप इसको मत लाइए। उसके बाद देखिए लंबे समय तक सभी ने खामोशी बरती और अब सुप्रीम कोर्ट जब तमाम चीजों को खोलने को तैयार हो रहा है, तो अगला सवाल यह है कि तमाम क्षेत्रों में और जिस जिस जगह पर कॉर्पोरेट की भागीदारी पूंजी के आश्रय है और पॉलिटिकल फंडिंग के आश्रय कॉर्पोरेट सत्ता के करीब है, सारी फाइल खुलेगी, सबको कागज दिखाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बहुत साफ तौर पर कहा है कि आपको न्यूमेरिक नंबर्स सोमवार को बताने होंगे, नहीं बता पा रहे हैं तो जवाब देना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस दिशा में बढ़ चुका है, या कहे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अब यह चाहते हैं कि इस देश में जनता को चुनाव से जुड़ी हुई परिस्थितियों के बारे में जानकारी तो मिलनी ही चाहिए और यह संवैधानिक है, तो इसे छुपाया क्यों जा रहा है। लेकिन इसके आगे का सवाल शायद सबसे बड़ा है, जो 2 सवाल लगातार रेंग रहे हैं। उसमें पहला सवाल है, एक फाइल खुली है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, क्या पीएम केयर की भी फाइल खुलेगी? क्या इलेक्ट्रल ट्रस्ट की फाइल भी खुलेगी? क्या जो माफी दे दी गई कर्ज की उसकी फाइल भी खुलेगी? जो मोनेटाइजेशन के नाम पर इस देश के 18 मंत्रालयों के भीतर का काम प्राइवेटली दिया जा रहा है, क्या उसकी फाइल भी खुलेगी? क्या जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खाका है वो चंद कॉर्पोरेट के हाथ में क्यों है, क्या उसकी फाइल भी खुलेगी? जो डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी प्रक्रिया थी वो कहां बढ़ी, कैसे बढ़ी, 26 कंपनियां अभी भी पीएसयू की लाइन में खड़ी है, वह भी फाइल खुलेगी? यह सवाल पहला है। और दूसरा सवाल उससे कहीं आगे का है।
इस दौर में क्या कुछ दांव पर लगा होगा इस देश के उन तमाम कॉर्पोरेट्स का जो सरकार के साथ खड़े हों, क्योंकि कोई सरकार अगर सिर्फ पूंजी के आश्रय पूरी इकोनॉमी को चलाने की दिशा में बढ़ रही हो तो उस पूंजी के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं उनका सब कुछ दांव पर लगा होता है और वो जानते समझते हैं कि दरअसल पैसा इसलिए लगाया जा रहा है, पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यह सरकार रहेगी। इस भरोसे के आश्रय चलते हैं तो इंतजार इस बात के करने की जरूरत नहीं है कि कल चुनाव का ऐलान होगा। उससे पहले यह समझने की जरूरत है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पहली बार कॉर्पोरेट का चुनाव है, पहली बार कॉर्पोरेट की पूंजी का चुनाव है। और इस देश के भीतर में वह मीडिया भी जो तमाम सवालों पर खामोश रहता और अभी भी है, उसकी भी अपनी साख नहीं बल्कि उसकी अपनी पूंजी और मुनाफा भी इस दौर में दांव पर है। और यह चुनाव कितना बड़ा हो सकता है यह सिर्फ एक अंदेशा पर है, खास तौर से तब जब कल चुनावों का ऐलान होगा और कल इस देश के बड़े न्यूज चैनल या बड़े न्यूज ग्रुप के में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, जो ग्रुप प्रधानमंत्री के सामने खुद को चैनल या मीडिया हाउस नहीं बल्कि दुकान कहता हो, तो उस दुकान या दुकानों की एक लंबी फहरिस्त इस देश के भीतर में मुनाफा कमाने के लिए मौजूद है। और सवाल सबसे बड़ा अब यही है, क्या इस देश के भीतर में लोकतंत्र जो चुनाव के आश्रय होता है उसमें जनता और कॉर्पोरेट की यह लड़ाई 2024 के चुनाव में नजर आने वाली है? इंतजार जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।